तो चलिए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज की परिचर्चा आपसे जो होगी वह हम परिचर्चा करेंगे विश्व के भूगोल के बारे में। किसके बारे में? विश्व के भूगोल के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। इसमें भारत एवं विश्व का भूगोल है। और मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि देखिए, अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस और एआरओ ये पीसीएस जो है, पीएससी जो है, पब्लिक सर्विस कमीशन, कोई से भी स्टेट का हो, मैं आपको एक यहाँ पर हिंट्स देना चाहता कि ये क्लास आपके लिए बड़ी उपयोगी है। जैसा कि आप सभी वाकिफ़ हैं, इन सभी में आप देखोगे भूगोल का जो लेवल है वो ठीक ठाक रहता है। 20 से 30 या फिर 35 क्वेश्चन अगर आते हैं, इसके दो सेक्शन होते हैं सर। एक है ज्योग्राफी वाला सेक्शन और एक है इकोलॉजी इन्वायरमेंट वाला सेक्शन। लगभग आप देख रहे हैं कि आपका 25% से ज़्यादा पेपर, मैं कहूँगा कि 30% से ज़्यादा पेपर, लगभग 35% के आसपास जो पेपर आता है वो ज्योग्राफी और इकोलॉजी इन्वायरमेंट से आता है। तो इसीलिए आप इस विषय की गंभीरता को समझिए। मैं आपको बता दूं, लगभग हर एक एग्ज़ाम में आपको 2 क्वेश्चन मैपिंग से मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? मैपिंग से मिलेंगे। मैपिंग आपकी करवाएंगे इसी चैनल पर सागर सर, और बहुत सॉलिड मैपिंग करवाते हैं। ठीक है, आप मैपिंग उनसे पढ़ेंगे। और हिंदी आरओ में हिंदी उन्हीं से पढ़ेंगे, तो आप हिंदी का सेशन भी होगा स्टार्ट इसी पे। बाकी का मैं आपको बताना चाहता, जो PYQ है वो आपका कंटिन्यूअसली चल रहा है। 2018 का पेपर हमने आपसे सोल्व कर लिया है। और आज की जो परीक्षा आप देख रहे हैं कितनी कम्पिटिटिव होती चली जा रही है। 2019 का पेपर हम आज स्टार्ट करेंगे। 2018 को हमने 2 पार्टों में बांटा था। जैसा आप कहेंगे हम उसको वैसे ही डिवाइड कर देंगे। आप कहेंगे सर 2 पार्ट, तो हम 2 पार्ट, आप कहेंगे 1 पार्ट में तो 1 पार्ट में। लेकिन सागर सर का रिकमेंड आया था कि आप इसको 1 पार्ट में कवर कीजिए। बच्चों का कमेंट्स आता है कि 1 पार्ट में आप इसको आवश्यक रूप से उपलब्ध कराएं। ठीक है, चलिए, तो समय ना गवाते हुए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इससे जुड़े अपडेट हमारे साथ जुड़ते रहें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। जैसा कि मैं आपको बता दूं प्रिय अभ्यर्थियों, जो प्रीलिम्स की 2024 जो कड़ी है, ये तीसरी कड़ी भारत और विश्व के भूगोल पर यहाँ पर संक्षिप्त में चर्चा की गई है। अगर आप देखें, केवल और केवल यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में प्रति एक वर्ष लगभग आते हैं 20 से 25 क्वेश्चन। अगर आप इसको पीसीएस में ले जाएं, आप देखोगे यूपीएससी की कोई ऐसी निश्चित ट्रिक नहीं रहा है। ये लगातार आप देखोगे, कभी इसने भूगोल से क्वेश्चनों को आगे ज़्यादा पूछ लिया है, तो कभी क्या कर लिया है, कम पूछ लिया है। तो इसलिए आपको मैं बता दूं, एक और मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, आप इस क्लास के साथ साथ आप सर एटलस आवश्यक ले लें। आप क्या कर लें, आप एटलस आवश्यक ले लें। एटलस आपको दोनों में आता है, ऑक्सफोर्ड का है, आपको ये हिंदी में भी मिल जाएगा और इंग्लिश में भी मिल जाएगा। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप उसमें एटलस ले लें। ठीक है, इसके साथ साथ मैपिंग की क्लासें आपकी कवर करवाई जाएंगी। और जो मैपिंग होगी मैं आपको बता दूं, इसी चैनल पर आपको मिलेगी। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मैपिंग की क्लास, इसके बाद में मैपिंग की क्लास होगी। जो मैपिंग की क्लास है मैं आपको बता दूं, वो मैं करंट अफेयर पर बेस मैपिंग करवाऊंगा। किस पर? करंट अफेयर बेस मैपिंग होगी, जो लगभग 1 साल 1 ईयर्स का करंट अफेयर उसमें होगा मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन सब के अलावा एक और हम आपको अनाउंसमेंट कर देते हैं। बच्चों का रिक्वायरमेंट आ रहा था सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, तो आपकी उस समस्या का हमने समाधान निकाला है। और उस समस्या का समाधान ये निकला है कि हम आपके ही इसी अपने
एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर आपकी घटनासार जो अर्धवार्षिक है, ठीक है, क्या है, जो अर्धवार्षिक है उसको हम कल से स्टार्ट कर देंगे, अर्धवार्षिक घटनासार। और ये घटनासार का आपको वही एक से आप देखोगे 1.5 हावर का आपको ये वीडियो मिलेगा, आप इसको एंजॉय कीजिए, ठीक है। ये अर्धवार्षिक होगा और मुझे लगता है कि मेरे पास में और भी करंट अफेयर, बहुत सारा करंट अफेयर है सर, बहुत सारा, मेरे सेल्फ के नोट्स हैं, ठीक है। वो यूपीएससी के लिए स्पेशल है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स यूपीएससी का एग्जाम देना चाहता है और चाहता है कि करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें, तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट करे, स्पेशली मैं उसको गाइड कर दूंगा, ठीक है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। चलिए, तो समय ना गवाते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और आपसे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। हम परिचर्चा कर रहे हैं आपसे क्विक रिवीजन क्लास, और आज की क्विक रिवीजन जो क्लास होगी वो होगी भारतीय इतिहास, आपके ज्योग्राफी वाले पोर्शन पर, भूगोल पर। क्योंकि भूगोल और इतिहास ऐसे लगता है समान, जब तक मैं इसको इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी याद नहीं कर लेता तब तक चीज़ें आपकी ऐसे रहती हैं, ठीक है। तो चलिए, सागर सर कहते हैं कि एक बार चीज़ों को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ठीक है, जितना हो सके इतना इसको, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है और ये ताकत आप कम ना होने दें, बाकी की मैं लगा दूंगा। चलिए सर, देखिए सर, इसमें आप देखोगे कि भूगोल पर विशेष सामग्री तैयार की गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भूगोल के विषय के बारे में। भूगोल विषय को ध्यान में रख के आप देखोगे, अगर हम देखें पृथ्वी के अध्ययन से यहाँ पर संरचनाएं आपको मिलेंगी, ठीक है। पहला टॉपिक जो आता है यहाँ पर, मुझे लगता है कि पीडीएफ को थोड़ा सा इन्होंने कन्फ्यूज रूप में बना दिया है, और आई थिंक ये कन्फ्यूज रूप में ठीक ठाक बना हुआ है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ, बट मैं आपको मैनेज करूँगा, टॉपिक वही आपको पूरा करवाऊँगा। देखिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में चीज़ें हैं तो मैं आपको करवा दूँगा। और ये सागर सर ने जो पीडीएफ अपलोड करवाया है, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसमें कन्फ्यूज़ है, और कन्फ्यूज़ इसमें ठीक ठाक इन्होंने क्रिएट कर दिया है सर। 1 सेकेंड रुकिएगा बच्चे, 1 सेकेंड, 1 मिनट। चूँकि जियो मार्फोलॉजी वाला है, इन्होंने रूपांतरिक चट्टानों वाला थोड़ा सा आउट कर दिया है, बट कोई नहीं, इस टॉपिक को अलग से मैं ले लूँगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने दूँगा। फिर भी आइए सबसे पहले देख लेते हैं भूकंप वाले। आप बताइएगा, अगर कोई आपको कन्फ्यूज होगा तो मैं वहीं पर आपका सोल्यूशन देता चलूँगा। चलिए सर, विषय उठता है कि सर भूगोल पर विशेष सामग्री। देखिए, आप अगर देखिए, भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी का अध्ययन और आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा जाता है। अगर आपसे पूछे कि सर अगर हमें पृथ्वी का अध्ययन करना है, किसका अध्ययन करना है, अगर हमें अर्थ का अध्ययन करना है, तो 3 भागों में हम इसको बांटते हैं। और देखो, पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए, क्योंकि अर्थ ये है, और इसको अध्ययन करने के लिए यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा सर, लावा निकलेगा, मैग्मा निकलेगा, और इसी मैग्मा लावा की हम अध्ययन करते हैं। जो आप देखोगे भूकंपीय तरंगें होती हैं, उनसे ही तो हम अध्ययन करते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से अध्ययन करते हैं। अगर आप देखोगे, थोड़ा सा इसके जो थिकनेस है इसको थोड़ी कम कर लेते हैं। देखिए सर, चूँकि पृथ्वी को 3 भागों में खास तौर पर बांटा गया है। पहला भाग होता है सर भूपर्पटी, जिसको क्रस्ट के रूप में कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट के रूप में इसको जाना जाता है। चूँकि ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक और सिलिकॉन का इसमें दूसरा स्थान आता है। सर अगर आप देखें, मैं अगर आपको यहाँ पर बता दूँ, ये आप देख रहे हैं सर, ये है आपकी अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है, ये ऐसे स्ट्रक्चर है अर्थ का, ठीक, ये अर्थ का स्ट्रक्चर है यहाँ। तो ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है, ये भूपर्पटी वाला क्षेत्र है, क्रस्ट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको O2 मिलेगा, ऑक्सीजन, उसके बाद आपको सिलिका मिलेगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। महाद्वीपीय भूपर्पटी के अंतर्गत आप देखोगे मग्न तट भी इसी में शामिल किए जाते हैं। भूपर्पटी पर आप देखोगे P और S और L तीनों भूकंपीय तरंगों का प्रभाव महसूस किया जाता है। इन सब के अलावा पृथ्वी ठोस पृथ्वी का सबसे भारी भाग कहा जाता है। इसकी औसत अगर मोटाई की बात कर लें तो इसकी औसत मोटाई प्यारे बच्चे 33 किलोमीटर होती है। कितनी? 33 किलोमीटर्स। और इन सब के अलावा भूपर्पटी की मोटाई की बात कर लें तो देखेंगे महासागरों में और महाद्वीपों में अलग अलग दिखाई देती है। थोड़ा फोकस कीजिएगा जहाँ पर मैं आपसे ये मार्कर ट्राई कर रहा हूँ, आप जरा फोकस कीजिएगा मेरी पेन पे। देखिए, मैं आपसे कहूँ कि सर ज़रा आप मुझे बताइए इस पृथ्वी की मोटाई
ये मैंने यहाँ पर जल वाला सेक्शन ले लिया है और यहाँ पर मैंने एक पर्वत वाला सेक्शन ले लिया है। आपसे मैं पूछना चाहता, ये एक तरीके से माउंटेन है, ठीक, और ये ओशियन है सर, ठीक। आपसे पूछना चाहता है कि इसकी जो मोटाई है यहाँ पर ज़्यादा होगी या यहाँ पर ज़्यादा होगी, तो आप बताएंगे सर आप देखोगे माउंटेन वाले क्षेत्र में ज़्यादा होगी। तो ओवरऑल एक एवरेज मोटाई को निकालने का प्रयास किया जाता है, परंतु महाद्वीपों और महासागरों में मोटाई आप देखोगे भिन्न भिन्न आपको देखने के लिए मिलेगी सर। चूँकि महाद्वीपीय भागों में इसकी मोटाई लगभग 48 किलोमीटर, कितनी आप देखोगे 48 किलोमीटर, जबकि एवरेज औसत कितना है 33। जबकि महासागरों में इसकी औसत मोटाई कितनी है, लगभग 5 किलोमीटर, कितना 5 किलोमीटर के आसपास इसकी मोटाई आपको मिलेगी, लगभग आप देखोगे 5000 मीटर, ठीक है, इतनी मोटाई आपको इसकी मिल जाएगी। क्रस्ट का आप देखोगे महाद्वीपीय भाग अगर हम बात कर लें तो खास तौर पर जो क्रस्ट है महाद्वीपों का जो क्षेत्र है वो मैग्नाइट से बना होता है। ये चट्टानें, जबकि महासागरीय चट्टानों की बात कर लें तो ये बेसाल्ट से निर्मित होती हैं। यहाँ पर कोनार्ड और असभ्यता भूप्रपटी को 2 भागों में बांटने का काम करती है। विषय उठता है कि सर यहीं पर चीज़ें समाप्त नहीं हुई, चूँकि भूकंपीय छाया क्षेत्र की आप बात करते हैं। आप कहोगे सर भूकंप तो आपने पढ़ा है नहीं, भूकंपीय छाया क्षेत्र पढ़ा है। चिंता मत कीजिए, सारी चीज़ें मैं हूँ ना, सारी चीज़ें सोल्व कर दूँगा। अरे यहाँ पे जो बचेगा एमसीक्यू में ऐसे पढ़ाऊँगा ना, वहाँ पर क्लियर कर दूँगा। आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवाऊँगा यार, डोंट वरी। आप बस शांत मन से क्लास को एंजॉय कीजिए, चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो कीजिए, आगे बढ़ाइए। देखिए ये वैसे क्षेत्र हैं जहाँ भूकंपीय तरंगों का प्रभाव नहीं होता है। देखो भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या होता है, जैसे मैं आपसे बात कर लूँ, जब आप देखते हैं कोई वृक्ष होता है, यहाँ पर देखिएगा ये पी वेव आप देखोगे शैडो जोन क्षेत्र बन रहा है सर। ये पी वेव शैडो आप देखोगे क्षेत्र जोन बन रहा है सर, ये वाला। मतलब मैं आपको बता रहा था कि शैडो जोन वो होता है जहाँ पर प्रकाश नहीं पड़ता है। मतलब कि एक पेड़ है और पेड़ की आप नीचे चले गए तो उसकी छाया होती है, सूर्य का प्रकाश पेड़ के नीचे नहीं पड़ता है बल्कि उसकी छाया वहाँ पर पड़ती होती है। वैसे ही है सर आपका शैडो जोन, जिसको बोलते हैं भूकंपीय छाया क्षेत्र। छाया मतलब जहाँ पर भूकंपीय तरंगे नहीं जाती हों। स्पष्ट हो गया कि नहीं, ध्यान रखेंगे सर इसको। तो पी वेव का आप देख सकते हैं छाया क्षेत्र यहाँ पर दिखाया गया है। इन सब के साथ साथ पी वेव के साथ साथ यहाँ पर एस वेव का भी छाया क्षेत्र दिखाया गया है। स्पष्ट हो गया। जबकि आप देखेंगे पी वेव का जो छाया क्षेत्र है वो उसकी लेंथ क्या होती है, कम होती है अपेक्षाकृत किसके, एस वेव छाया क्षेत्र के, ठीक है, एस वेव छाया क्षेत्र के। एस वेव में ज़्यादा आपको लेंथ मिलेगी। स्पष्ट हो गया। चलिए सर, इन सब के अलावा अगर हम देखें ऊपरी सतह पर मुख्य रूप से, ऊपरी सतह पर अगर मुख्य रूप से आप देखें तो महाद्वीपीय भागों से निर्मित होता है और इसकी औसत घनत्व आप देखोगे तो लगभग निचली सतह पर होता है। महाद्वीपों के निचले महासागरीय तल पर पाई जाती है और आप देखोगे इसका घनत्व कितना है 3.3, ठीक है। महाद्वीपीय पटल की संरचना, बनावट और उत्पत्ति महासागरीय पटल से भिन्न होती है और क्रस्ट की ये दोनों परतें क्रम से सियाल कहलाती हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिए। मैं एक चित्र ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए सर, ये पृथ्वी है, ओके। ऊपर आपका क्रस्ट है, क्या है सर, क्रस्ट, ये क्रस्ट है। उसके नीचे आप देखोगे यहाँ पर है सर मेंटल का क्षेत्र है, मेंटल, इसको मेंटल बोलते हैं सर, मेंडल का नियम नहीं है, ये मेंटल है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा क्रोड, क्या मिलेगा, क्रोड, ये क्रोड वाला रीजन है। ये जो लाइन है सर जो मेंटल और क्रस्ट के बीच में खिंची हुई है इसको बोलते हैं मोहो लाइन। क्या लाइन बोलते हैं, ये यहाँ पर नोट डाउन किया गया है, मोहो लाइन, जो आपको मेंटल और क्रस्ट को, क्रोड को अलग अलग करती है। क्रोड को और मेंटल को इसको बोलते हैं गुटनबर्ग। और यहाँ पर होती है एक लेहमन जो क्या करती है, क्रोड को 2 बराबर भागों में बांटती है, अपर क्रोड और डाउन क्रोड, ठीक है, अपर क्रोड और डाउन क्रोड। तो यहाँ पर आप देखोगे इसको बोलते हैं लेहमन, लेहमन, ठीक है। तो इसको ध्यान में आपको रखना है। इन सब के अलावा अगर हम देखें समस्त पृथ्वी की बात कर लें तो समस्त पृथ्वी पर आपको मैं बताना चाहता कि एक ट्रिक आती है सर, आपको नाम याद कर लेना है सियाल। क्या याद कर लेना है, सियाल, आपको नाम याद कर लेना है सियाल, ये बस, ये होता है लोहा। आप समस्त पृथ्वी की बात कर लें तो उसको देखो, समस्त पृथ्वी पर क्या है, आपको लोहा मिलेगा सबसे ज़्यादा, क्या मिलेगा, लोहा, लगभग 35.5% मिलेगा। ऑक्सीजन मिलेगी सेकंड नंबर पर 30%, सिलिकॉन मिलेगी तीसरे नंबर पर, उसके बाद में मैग्नीशियम। ये 4 आपको पता होने चाहिए, ठीक है, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। निकेल, गंधक, कैल्शियम और उसके साथ साथ मैग्नीशियम इसके अंतर्गत आता है।
उसके बाद चलते हैं हम मेंटल वाले क्षेत्र में। एक और बात बता दूं आपको, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं मानव की, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ आपके क्रस्ट क्षेत्र में होती हैं। कहाँ पर होती हैं? पृथ्वी की भूपर्पटी में होती हैं। वहीं पर जीवन निवास हो रहा है, वहीं पर लाखों करोड़ों जीव जंतु इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, मर रहे हैं, चल रहे हैं, जग रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, मतलब सारी एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं वो आप देखोगे आपकी कहाँ हो रही हैं सर? वो हो रही हैं आपकी क्रस्ट पर। इट्स क्लियर या नो? आई होप क्लियर हो गया होगा। मुझे लगता है आप कह रहे होंगे कि सर बीच में से टॉपिक उठाया। हाँ मुझे मालूम है, क्योंकि इस PDF में थोड़ी सी बाय मिस्टेक कर दी गई है और मैं इस पर एक छोटी सी क्लिप वीडियो बनाऊंगा लगभग 10 मिनट की। आपका टॉपिक इसको पुनः मैं करवा दूंगा, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखिएगा, पुनः करवाऊंगा, एक क्लास लूंगा मैं आपकी, उसमें आपकी चीज़ें करवा दूंगा। उसके बाद आता है आप मेंटल। मेंटल है कि सर आप देखोगे क्रस्ट के नीचे का मध्यवर्ग के पतलों में मेंटल कहा जाता है। इसमें मोह असभ्यता होती है जो इसको डिवाइड करती है। किसको? जो आपकी क्रस्ट को आप देखोगे, ये आप पृथ्वी मान लीजिए यहाँ पर है सर, ये क्रस्ट को और मेंटल के बीच में आप देखोगे मोह असभ्यता है। क्या है? असभ्यता है। क्रस्ट को अलग करती है, इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है, ठीक है? यह ठोस आप देखोगे अवस्था में होती है, जहाँ पर P और S दोनों प्रकार की तरंगें पार गमन करती हैं। P और S इसको बोलते हैं प्राइमरी तरंगे, दूसरी होती हैं सेकेंडरी तरंगे, और थर्ड होती हैं उसको बोलते हैं लव तरंगे। आपने नाम पहली बार सुना होगा, आई होप, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी पहली बार ही सुना था तो मुझे भी ऐसे लगा था लव तरंगे। जी हाँ, L तरंगे जो होती हैं उसको लव तरंगे बोलते हैं। और भी तरंगे होती है, बताऊंगा आपको, चिंता ना करें। यह अधिक घनत्व वाली कठोर चट्टानों द्वारा निर्मित किया जाता है। मेंटल के रासायनिक संगठन में आप देखोगे भिन्नता है। अंततः इसे मध्य मंडल या दुर्बल मंडल के रूप में भी विभाजित किया जाता है। दुर्बल मंडल क्यों कहा गया सर इसको? चूँकि यहाँ पर आप देखोगे जो मैग्मा होता है सर, ठीक है, इसके अंतर्गत जो लिक्विड पदार्थ में आप देखोगे मैग्मा होता है, तो आप देखोगे उस मैग्मा वो लिक्विड होता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लसलसा होता है। जैसे आपने कभी जीवन में, मैं आपको क्या बताऊँ, आपने कभी जीवन में दूध पकाया हो, रबड़ी बनी हो, आप कभी गुड़ की चाशनी पे गए हों, तो उस तरीके का मैग्मा यहाँ पर आपको मिलता है, ठीक है? आपने कभी बर्फ़ी बनते हुए देखा हो, तो जब वो गाढ़ा उसमें जब आप देखोगे लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाता है, वो वाली जो फॉर्म होती है वो दुर्बल मंडल का क्षेत्र है, जहाँ से ज्वालामुखी का मैग्मा बाहर आता है, ठीक है? चलिए, दुर्बल मंडल का निचला भाग भी आप देखोगे मध्य मंडल की सतह की तरह ठोस होता है, किंतु दुर्बल मंडल के ऊपरी भाग अर्ध तरल और आंशिक रूप से पिघली हुई अवस्था में होता है। इस प्रदेश में P और S तरंगों का वेग कम हो जाता है और जिसे निम्न वेग प्रदेश कहते हैं। ध्यान में रखना, क्वेश्चन ये बनेगा, निम्नलिखित में से किसको निम्न वेग प्रदेश कहते हैं? अब ये पूछ लिया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर मंडल। अब आपसे पूछ लेगा दुर्बल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, दुर्बल मंडल, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आपको दे सकता है स्टेटमेंट बना करके। तो ध्यान में रखेंगे कहाँ पर दुर्बल मंडल वाला क्षेत्र है, मेंटल वाला क्षेत्र है। दुर्बल मंडल से नीचे घनत्व तथा तरंगों की गति क्या हो जाती है? तीव्र वृद्धि हो जाती है, जो मेंटल की सीमा लगभग 2900 किलोमीटर तक रहती है। उसके बाद आप देखोगे इसको कहते हैं सर सीमा। क्या कहते हैं? सीमा। सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है पृथ्वी का कोर रीजन सर। कोर मतलब बिल्कुल एकदम नीचे वाला, स्टैटिक, ये वाला पोर्शन नीचे वाला, जिसमें लेहमन 2 बराबर भागों में इसको बांटती है, ठीक है? चलिए, यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत होती है, जिसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक जाता है। कहाँ तक जाता है? पृथ्वी के केंद्र तक ये जाता है। इट्स क्लियर? इसी क्षेत्र को आप देखोगे गुटनबर्ग असभ्यता के द्वारा क्या कर लेते हैं? अलग अलग विभाजित कर दिया जाता है, मतलब मेंटल से अलग होती है, ठीक है, गुटनबर्ग के द्वारा, ठीक है? चलिए, इसके साथ साथ इस क्षेत्र में जो एस तरंगे होती हैं, सेकेंडरी जो वेव होती हैं, वो विलुप्त हो जाती हैं सर, और पी तरंगों का वेग में भी कमी आ जाती है। इससे यह पता चलता है कि कोर की बाहरी जो सीमा है वो तरल अवस्था में, ठीक। लगभग आप देखोगे 5100 किलोमीटर की गहराई पर पी तरंगे वेग थोड़ी में वृद्धि हो जाती है, और जिससे यह पता चलता है कि कोर का आंतरिक भाग ठोस है। मैं आपको एक और बड़ा रोचक तथ्य बता दूं, अभी साइंटिस्टों ने क्या किया है, अभी इस पर खोज निकाली है, तो माना गया है जो दुर्बल मंडल का रीजन है, मेंटल वाला जो क्षेत्र है, और क्रोड के नीचे जहाँ पर ले है असभ्यता है, तो उस क्षेत्र के आसपास कहीं पानी है सर। पानी मतलब इतना जितना इस पृथ्वी पर पानी आपको दिखाई देता है ओशियन, इससे भी ज़्यादा पानी है सर। मतलब समझ रहे हो कि पृथ्वी के आंतरिक रीजन में, पृथ्वी के अंदरी वाले क्षेत्र में, पृथ्वी के जो बाहरी वाले क्षेत्र से ज़्यादा पानी है सर।
ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। और बाहरी तथा आंतरिक क्षेत्र के मध्य एक असंगति के रूप में आपको मिलेगी, जिसको बोलते हैं लेहमन अशुद्धता, ठीक है। चलिए सर, इसके बाद आता है सर रोक्ष, ठीक है। अग्नि चट्टानें क्या आती हैं? अग्नि चट्टानें आती हैं। इन चट्टानों की बात कर लें। चट्टानें आप देखोगे सर कैसे बनती हैं। चट्टानें बनती हैं सर ज्वालामुखी विस्फोट से। आइए मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ चट्टानों को लेकर के। अगर हम रोक्स की बात कर लें, ये जो रोक हैं, ये रोक आपको किससे बनते हैं? ये बनते हैं सर ज्वालामुखी से। किससे बनते हैं? ज्वालामुखी से आप देखोगे ये रोक्स की निर्माण होता है। जब ज्वालामुखी की उत्पत्ति और विकास होता है तो आप देखोगे रोक्स का निर्माण होता है, क्योंकि जब ये मैग्मा गरम गरम बाहर आता है और लावा बाहर बाहर आता है और ये मैग्मा पृथ्वी पर जब रन करता है तो उससे चट्टानों का निर्माण होता है। आपने देखोगा शंकुधारी चट्टानें बनती हैं। जब ये आप देखोगे अग्नि चट्टानों का निर्माण होता है, ऐसी चट्टानें होती हैं रवेदार होती हैं। आप देखोगे इसकी उत्पत्ति लावा या मैग्मा के ठंडा होने से, और इन चट्टानों में रवेदार होती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आप देखोगे पोषक तत्व तो खैर नहीं होते हैं। ये ऐसी मिट्टी नहीं बनती है, ऐसी चट्टान नहीं बनती है जिसमें एग्रीकल्चर विकास हो सके। लाखों साल तक सर ऐसे ही पड़े रहते हैं निर्जीव अवस्था में। यहाँ पर चट्टानें रहेंगी सर, उसके अंदर लोहा, निकल, आयरन, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, परंतु उसमें जीवाश्म ईंधन का अभाव होता है। ये चट्टानें ठंडा होने या जमने से अधिक समय लगने पे ये अशुद्धियों का समावेशन बनती हैं और इसमें रवे बड़े होते हैं। वहीं आप देखोगे बहिर्वेदी अग्नि चट्टानों के शीतलीकरण व ठोस होने की अपेक्षाकृत कम समय लगने के कारण ये निर्मित रवे बाहरी से होते हैं। इसमें याद करने वाला पॉइंट कौन सा है सर? रोक्स को अगर हम देखें, जीवाश्म ईंधन का अभाव होता है। यहाँ पर आपको जीवाश्म ईंधन नहीं मिलेगा। जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या है? एक ऐसा ईंधन जिसको जलाने से CO2 की उत्पत्ति होती हो। जैसे आप कोयले की बात करते हैं, आप पेट्रोल की बात कर सकते हैं, क्रूड ऑयल की बात कर सकते हैं, डीजल की बात कर सकते हैं, लकड़ी की बात कर सकते हैं, और उसके साथ साथ कई ऐसी गैस की बात कर सकते हैं जो कोयले के क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगी, वो यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। इन चट्टानों में विभिन्न प्रकार के धात्विक और अधात्विक खनिजों की प्रधानता होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इन्हीं क्षेत्रों में अग्नि चट्टानों में ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट आदि प्रमुख अग्नि चट्टानें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक। इन सब के अलावा इसके बाद आता है अपसादी, जिसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सर इनकी उत्पत्ति और निर्माण कैसे हुआ? मैंने अभी आपको अग्नि चट्टानें पढ़ाया, और इन्हीं अग्नि चट्टानों से आप देखोगे उत्पत्ति होती है किसकी? इन्हीं अग्नि चट्टानों से उत्पत्ति होती है सर आपकी सेडिमेंट्री रॉक की। किसकी होती है बच्चे? सेडिमेंट्री रॉक्स की उत्पत्ति और विकास भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा सर, ठीक। इन्हीं से, बिल्कुल एग्जैक्ट इन्हीं से, ठीक। चूंकि जब अपक्षा अपर्दन होता है, आप देखोगे एक लंबे समय के बाद में चट्टान टूटती है, और जब टूटती है तो वो टूट करके आगे चली जाती है और एक अपशाद के रूप में जमती चली जाती है। वहाँ पर लेयर बाय जम जाती है और एक चट्टान का निर्माण कर देती है, एक पठार का निर्माण कर देती है, और उसमें विभिन्न प्रकार की मात्रताएं आपको दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ पर इसका निर्माण अपर्दन के कारकों और नदियों के उसके साथ साथ बहा कर लाए गए अपशादों व जमाव से लंबे समय में संगठित होने के परिणाम स्वरूप होता है। जैसे सेडिमेंट्री अगर रॉक्स की बात कर लें, जो गंगा यमुना के दोआब वाला रीजन है वो ऐसा ही रीजन है। बांगर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जीवाश्म बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं सर अपसादी चट्टानों में। यहाँ पर धात्विक खनिज का अभाव पाया जाता है। खनिज तेल इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है सर, ठीक है। कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है सर, ये इन्हीं में आते हैं। बलुआ पत्थर, कलंगो मेरेटेन चूना पत्थर, डोलोमाइट, सेल, कोयला आदि परतदार या फिर अपसादी चट्टानों का उदाहरण भी इसी में देखने के लिए मिलता है। ये चट्टानें रवेदार आप देखोगे छिद्रयुक्त और उसके साथ साथ दरार आदि लक्षणों से युक्त होती हैं। क्या होती हैं? इन सब से युक्त होती हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद आती है मेटामॉर्फिक रॉक्स, मतलब जिसको बोलते हैं रूपांतरिक चट्टानें। देखो सर होता क्या है, रूपांतरिक चट्टानों का जो निर्माण होता है सर, अगर आपको मैं कहूँ ये है सर आपका पृथ्वी, और ये है आपकी अर्थ, मान लीजिए अर्थ की लेयर है, इस पर यहाँ पे ज्वालामुखी निकला और यहाँ पर एक रॉक्स का निर्माण हो गया, ठीक है। यह आपकी
कोई रॉक्स का निर्माण हो गया, मान लीजिए ज्वालामुखी का। अब यहाँ पर क्या है, ये आपको सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, सूर्य की किरणें आ रही हैं सर, और ये सूर्य की किरणें जब आ रही हैं, सूर्य की किरणें, क्योंकि सूर्य की किरणें तो आएंगी, अब ये सूर्य की किरणें आ रही हैं तो सूर्य की किरणें आ रही हैं, पहली बात। दूसरी बात, नाइट में आप देखोगे यहाँ पर ड्यू हो रहा है, ओस आ रही है, उसके साथ साथ मौसम बदल रहा है, तो एक केमिकल रिएक्शन होती है सर। क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है, और इसी केमिकल रिएक्शन के चलते आप देखोगे मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। चूंकि अत्यधिक ताप और दाब के कारण, ठीक, विघटन की अनुपस्थिति में चट्टानों की भौतिक एवं रासायनिक संरचना होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। ये रूपांतरित चट्टानों से ही घनत्व, कठोरता, बनावट और इनके साथ साथ आप देखोगे रंग व खनिजों की संरचना में पूर्ण या फिर आंशिक परिवर्तन दर्ज होता है। यहाँ तक चीज़ें मुझे लगता है कि आपकी क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर एक डायग्राम शो किया गया है सर, ज़रा इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखिए सर, ये आपको अर्थ दिखाया गया है, पूरा अर्थ का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ऊपर जो रीजन है ये यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला जो रीजन है, ये आपका जो तैयार किया गया है, ये जो रीजन है ये आपको मिलेगा सर क्रस्ट का रीजन, और यहीं पर सियाल आपको मिलता है। ये भूपर्पटी वाला रीजन है, यहीं पर आपको सियाल मिलता है, जिसको लेथोस्फीयर कहते हैं। यहाँ तक, ये यहाँ तक लेथोस्फीयर है सर। यहाँ पर ये आपको ओशन मिलेगा, और यहाँ पर आपको ये पर्वत, पठार आदि सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही होंगी। मैं आपको इसको बड़े अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। अब ओवरऑल मैंने कहा था कि सर ओवरऑल अगर आप देखोगे क्रस्ट की मोटाई कितनी थी, 33 किलोमीटर थी ओवरऑल। लेकिन अगर ओशन की बात कर लें तो ओशन की कितनी थी, 5 किलोमीटर थी। वहीं अगर रॉक्स की बात कर लें तो रॉक्स की आपकी 45 किलोमीटर थी। अब आप देखिए अंतर है कि नहीं, यहाँ पर 5 किलोमीटर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ओवरऑल 33 है और यहाँ पर 45 है। इट्स क्लियर। जो अपर एंड लोअर क्रस्ट है आप उस क्षेत्र को देखिएगा सर, ये वाला रीजन है। तो ऊपरी मेंटल, इसके नीचे आपको दुर्बल मंडल दिख रहा है, रेड कलर से शो किया गया है। चूंकि स्थल मंडल और क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत के रूप में इसको रखा गया है, और यहाँ पर मेंटल होता है जिसको सीमा कहते हैं, और सियाल जो कहते हैं वो ऊपर वाला होता है, और नीफे, ये ध्यान में रखना है, क्रोड वाले क्षेत्र में है जो 51, 2900 और यहाँ पर 63, 71 किलोमीटर ये आती है। यह आप देखोगे वायरोहीर स्फीयर है, यहाँ पर केंद्र मंडल के रूप में है। ये ठोस आपको दिख रहा है, ये द्रव आपको दिख रहा है। ध्यान रखना, मेंडल जो कोर वाला क्षेत्र है, बाहिर कोर कैसा है, द्रव में है, और आंतरिक कोर कैसा है, ठोस में है। ये देख रहे हैं मीजोस्फीयर, मध्य मंडल, यहीं पर दुर्बल मंडल मध्य मंडल के ऊपर आता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, विषय उठता है कि सर जो आपकी चट्टानें हैं, अगर हम उन चट्टानों की बात कर लें तो यहाँ पर चट्टानें आप देखोगे तो रूपांतरित चट्टानें आपको मिलेंगी। सबसे पहले आइए देख लेते हैं अग्नि चट्टानें। मूल चट्टान की आप देखोगे संरचना, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्रीलिम्स के लिए ये वाला डायग्राम बहुत ज़रूरी है, और जो ऊपर समझाया ये वाला भी। देखो मूल चट्टान ये है, अब इससे बनेगी कुछ रूपांतरित चट्टान, जैसे ग्रेनाइट से ही बनती है नीस की चट्टानें। अब कैसे याद रखना है, ग्रेनाइट, नाइट नाइट, नीस नीस, नए फोर नाइट, ना फोर नीस, याद कर लेना, ठीक। मैं तो ऐसे याद कर लेता हूँ सर। बेसाल्ट की चट्टानें कैसी हैं, अग्नि चट्टानें हैं। जो ग्रेनाइट की चट्टानें हैं ये कैसी होती हैं सर, स्थलीय चट्टानें होती हैं, हल्की होती हैं। जबकि बेसाल्ट की चट्टानें क्या होती हैं, भारी चट्टानें होती हैं, और इनको बोलते हैं एम्फीवोलाइट ग्रीन स्टोन। एम्फीवोलाइट ग्रीन स्टोन आप देखोगे जल में होने के कारण इस पर काई जम जाती है, तो ये बेसाल्ट की चट्टानें एक जलीय चट्टानें भी कहते हैं, ये जलीय रॉक्स होती हैं। गैब्रो की बात कर लें तो आप देखोगे इसमें स्परनाइटन के रूप में आती है। फिर आती है अपसादी चट्टानें। बलुआ पत्थर तो आप देखो क्वार्ट्ज साइज होगा। चूना पत्थर संगमरमर, ताजमहल, मुमताज का ताज। कोयला, ग्रेफाइट, और सेल गैस होती है सर ये एक, और इससे स्लेट बनती है। रूपांतरित चट्टानों में आप देखोगे स्लेट है, और इससे आप देखोगे फाइलाइट बन जाती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। विषय उठता है कि सर पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले कुछ घनत्व क्या है प्रतिशत के आधार पर। पृथ्वी के क्रस्ट में ध्यान रखना है सर,
मतलब जो ऊपरी वाला क्षेत्र है उसकी बात कर रहे हैं। आइए देखें, जैसे ऑक्सीजन कितना है सर, अगर पृथ्वी के क्रस्ट की बात कर रहे हैं, वो ओवरऑल हमने बताया था आपको लोहा वाला ऑक्सीजन, जैसे लोहा था, ऑक्सीजन था, मैग्नीशियम था, ये सारी चीज़ें सिलिका। यहाँ पर आपको बता रहे हैं हम जो क्रस्ट वाले रीजन में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑक्सीजन, उसके बाद मिलेगा सिलिका, उसके बाद मिलेगा एल्युमिनियम, उसके बाद में मिलेगा लोहा मतलब आयरन। तो आप इसको याद कर लेंगे, उसके बाद में कैल्शियम सी, तो आप कहोगे OSIA, ओसा, इसको बोलेंगे ओसई, क्या बोलेंगे ओसई, ये याद रख लो ओसई। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, आप देख रहे हैं 46.8%, 27.7, 8.13 और 5.00, फिर कैल्शियम आ जाता है, ठीक है। तो याद रखना सर, ये पूछे जाने की संभावना है, यही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ। आप तो ये नहीं मानेंगे कि मास्टर ऐसी हवाबाजी कर रहा है, मास्टर हवाबाजी नहीं बच्चे, मास्टर आपको एनालिसिस करके दिखाता है क्वेश्चन पेपर, जब आपको यकीन आएगा। चलिए सोडियम की बात कर लें तो सोडियम 2.83 होता है, पोटेशियम की बात कर लें तो 2.59 होता है, मैग्नीशियम की बात कर लें तो 2.09 होता है, और अन्य में अदर्स जो आते हैं 1.21 होता है, ठीक है। उसके बाद आता है सर महाद्वीपों तथा महासागरों से संबंधित कुछ आपके सिद्धांत आते हैं। चलिए इस सिद्धांत को आपको दिखाते हैं और इसको समझाने का प्रयास करते हैं। बड़े ही इजी वे में मैं आपको इसको समझा दूंगा और बड़े आसानी से। आज इस क्लास में आप सीख के जाएंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो थ्योरी है आपने बहुत बार सुना होगा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग आप सीख के जाओगे। वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखा के भेजूँगा इसी क्लास में। एक बार आपने और रिवाइज कर लिया और MCQ क्लास से आपने कर लिए तो बस बल्ले बल्ले आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए सर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात कर लें। जो ड्रिफ्ट थ्योरी है इसमें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत होता है सर, इसको कहते हैं। सर्वप्रथम आप देखोगे एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। वेगनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत आप दिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को दिखाने का प्रयास किया। आई थिंक इसमें हमसे मिस प्रिंट ये हो गया कि इस PDF के अंदर हमने आपको वो वाला चित्र शो नहीं किया जिसमें वो चीज़ें दिखाई गई हैं। आई थिंक शायद मैंने ये PDF पहले चेक नहीं किया था, जिसके चलते आपको पहला वाला थोड़ा सा वहाँ पर रहा है। उसको मैं दोबारा शूट करूँगा, वो आपको दोबारा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको पढ़िए। इसके अनुसार आप देखोगे, मतलब अल्फ्रेड वेगनर महोदय के अनुसार, वेगनर महोदय कहते हैं कि कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप एक ही स्थलखंड के रूप में थे जिसको पैंजिया कहा जाता था, और इसके चारों ओर आप देखोगे एक महासागर जिसको पैंथालासा कहा जाता था। मैं थोड़ा स्पेस देख लेता हूँ, यहाँ पर कहीं हैगा सर, मिल गया। बस आपको अब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको देखिएगा सर। मैं हूँ तो जब तक क्या आपको गम है। देखिए सर, ये सर पृथ्वी है सर। कार्बोनिफेरस कौन सा काल है, टाइम पीरियड है कार्बोनिफेरस, ठीक है। मैं आप ही लिखूँगा, पूरा लिखूँगा तो लिखते रह जाऊँगा। कार्बोनिफेरस। अब जरा समझना, थोड़ा स्लाइड रंग में कलर दूसरा ले लेता हूँ। ओके, कार्बोनिफेरस है ये, आप देखिए ये पृथ्वी का एक भाग है। ये पृथ्वी का दूसरा भाग है। इट्स क्लियर हो गया। चलिए सर, अब ये जो अर्थ है सर, इसको वेगनर महोदय ने कहा था पेंजिया। शॉर्ट में लिखूंगा सर, ध्यान में रखना। इसको नाम दिया गया था पेंजिया। क्या नाम दिया गया था? पेंजिया। ये आपको सागर दिख रहा है, इस सागर को भी करना देते हैं। इस सागर को भाई नीला होता है तो ये वाला पानी चल जाएगा इसमें, ठीक है। ये सागर है सर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कर देते हैं ताकि आपको फुल डिटेल में चीज़ें मिल सकें। देखिए सर, मेरे मस्तिष्क में, क्योंकि ज्योग्राफी मैंने बहुत अच्छे से 3 साल बड़े अच्छे से ज्योग्राफी को पढ़ा है सर। अपने स्तर पर पढ़ा है 1-2 साल, और टीचर्स के माध्यम से पढ़ा है, और यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में भी मैंने इसको पढ़ा है, ठीक है। तो ठीक ठाक मेरा ज्योग्राफी कवर किया हुआ है। आइए अब ले लेते हैं रेड पेन, ज़रा समझना। ये है आपका, क्या बोलते हैं इसको? पेंजिया। कार्बोनिफेरस युग की हम बात कर रहे हैं। ये जो आपको सागर दिख रहा है इसको बोलते हैं पैंथालासा।
लासा, क्या बोलते हैं, पैंथालासा। पैंथालासा ओशियन हुआ करता था, ठीक है, ये ओशियन हुआ करता था। इट्स क्लियर, पैंथालासा ओशियन हुआ करता था। अब ये जो आपको दो बिंदु दिख रहे हैं, एक नॉर्थ वाला दिख रहा है, एक साउथ वाला दिख रहा है, और एक नॉर्थ में जो था यहां पर था अंगारा लैंड। क्या था सर, अंगारा लैंड। और जो साउथ वाला था ये था सर आपका गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। सर आप देखोगे समय रहते हुए कार्बोनिफेरस युग के बाद में आप देखोगे इसका अंत होता चला गया और पृथ्वी अपने चक्कर लगा ही रही थी, तो नीचे वाला जो क्षेत्र था ये टूट गया सर। अब देखिए मैं तोड़ के दिखाता हूँ कैसे टूटेगा ये सर टूट गया यहाँ से ऐसे। ओ माय गॉड, क्या हो गया, ये जो नीचे वाला क्षेत्र था ये टूट गया सर ऐसे बीच में से। कुछ एरिया इसका साउथ अमेरिका की तरफ चला गया तो कुछ अफ्रीका, यहाँ से टूट के ऑस्ट्रेलिया चला गया, इधर इंडिया चला गया, ये टूटा तो इधर सर आप देखोगे यूरोप बन गया, इधर से ये टूटा तो इधर चला गया, नॉर्थ अमेरिका चला गया, उधर आइसलैंड चला गया। ये कई ऐसे क्षेत्र ऐसे ये बट गए। अंगारा लैंड नॉर्थ वाले क्षेत्र में रह गया और उसके साथ साथ गोंडवाना लैंड इधर रह गया। यहीं इसी क्षेत्र में आप देखोगे, इसी वाले रीजन में, अब मैं एक और स्लाइड शो कर देता हूँ यहाँ, जरा देखिएगा। अब क्या हो गया, ये ऐसे इधर आप इस तरीके से आपको ये मिलेगा इस पृथ्वी पर सिस्टम बना हुआ ये। अब देखो हुआ क्या है, ये जो है इधर ये आपको जो मिलेगा एक सागर मिलेगा आर्कटिक सागर, उसके साथ साथ नीचे मिलेगा साउथ सागर और एक आपको महाद्वीप मिलेगा इधर अंटार्कटिका, ठीक है। आप इसको देखिए, उधर आर्कटिक, यहाँ पर अंटार्कटिका। यहाँ पर आपको मिलेगा एक अंटार्कटिका सागर, अंटार्कटिका महासागर मिलेगा। कौन सा सागर मिलेगा, अटलांटिक महासागर। सॉरी, अंटार्कटिका तो ये रीजन है ना, अंटार्कटिका ये एरिया है, यहाँ पर अटलांटिक महासागर मिलेगा। क्या मिलता है, अटलांटिक ओशन इधर मिलता है, ये वाला, इसकी उत्पत्ति हुई थी सर। जब गोंडवाना लैंड टूटा और अंगारा लैंड टूटा और एक साउथ की तरफ गया और एक ईस्ट की तरफ गया और एक नॉर्थ की तरफ गया और एक वेस्ट की तरफ गया, तो ये बिखर गए सर, और यहाँ पर उत्पत्ति हुई इसकी। इसी क्षेत्र में आप देखोगे, यहाँ इन क्षेत्रों में इंडियन ओशन बना, यहाँ पर साउथ सी बना, यहाँ पर आप देखोगे मेडिटेरियन सी बना, और फिर छोटे बड़े ऐसे सागर महासागर बनते चले गए, ठीक है। तो यही प्रोसेस था। अब आपका कॉन्सेप्ट आई होप मुझे लगता है समझ में आ गया, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, कार्बोनिफेरस युग के अंत में गुरुत्वीय बल, आप देख रहे हैं क्या बल सर, गुरुत्वीय बल, सूर्य एवं चंद्रमा के ज्वारीय बल एवं उत्प्लावन बल के कारण पैंजिया का विखंडन तथा इसका उत्तर एवं दक्षिण की ओर प्रभाव प्रारंभ हो गया। गुरुत्व बल और उसके साथ साथ उत्प्लावन बल, दो तरीके का बल होता है सर, गुरुत्वीय बल और उत्प्लावन बल, समझना। इन बलों के कारण महाद्वीपों का भूमध्य रेखा की ओर विस्थापित हुआ तथा सूर्य एवं चंद्रमा के ज्वारीय बल से महाद्वीपों का पश्चिम की ओर विस्थापित हो गया। देख लो सब, सूर्य एवं चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण महाद्वीपों का पश्चिम की ओर विस्थापित हो गया। जो अर्थ है सर, अगर मैं कहूँ ये अर्थ है, आप बताएंगे कैसे रोटेट करती है, तो अर्थ यूँ रोटेट करती है। यह है आपका वेस्ट, तो यह है आपका ईस्ट, और ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। अब पृथ्वी ऐसे घूम रही है, यहाँ से टूटेंगी चीज़ें तो बैक जाएंगी, इधर जाएंगी, ये यहाँ से टूटेंगी तो इधर जाएंगी, ठीक है, ये यहाँ से टूटेंगी तो इधर जाएंगी, और इधर ज्वारीय और अपप्लावन बल भी लग रहा है, तो इसलिए कुछ विखंड टूटने के बाद जो टुकड़ा था वो इधर की तरफ मूव हो गया। इसके उत्तरी खंड को अंगारा लैंड और दक्षिणी खंड को गोंडवाना लैंड, जिसको क्या कहते हैं, लॉरेंसिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉरेंसिया भी कहा गया है। इन दोनों के मध्य उथले एवं ज्वारीय आप देखोगे 33 सागर का निर्माण हुआ। ये 33 सागर क्या था सर, एक भूसन्नति थी जो आज आपको मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर के रूप में आपको मिलेगी, जिसके साथ एशिया, यूरोप और अफ्रीका जैसे महाद्वीप सीमा साझा करते हैं। उसके पश्चात आता है
जुरेसिक काल। जुरेसिक काल में आते आते चीज़ें परिवर्तित हो गई सर, चूँकि गोंडवाना लैंड में विखंडन हुआ और तथा महाद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, आप देखोगे क्योंकि गोंडवाना लैंड का जब विखंडन हुआ तो इससे क्या क्या बना, कौन कौन से राष्ट्र बने। प्रायद्वीपीय भारत बना एक तो पहला। प्रायद्वीपीय भारत मतलब भारत का नक्शा आप जानते ही हैं। एक मिनट रुकिएगा, सॉरी, कई बार क्या होता है ना, हम नक्शा भी गलत बना देते हैं। 1 सेकेंड रुकिएगा। तो देखिए भारत का नक्शा हम यूं बना लेंगे, ये इंडिया हो गया, ठीक है, आप समझिएगा इसको, ये भारत हो गया। अब ये है सर यहाँ पर, ये इतना जो क्षेत्र है ये वाला, ये भारत का एक प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है, ठीक है, ये भारत का एक प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है। ये वाला रीजन एग्जिट, ये जो रीजन है ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय क्या होता है सर? प्रायद्वीपीय का मतलब होता है कि सर जहाँ पर 3 ओर से पानी होता है और 1 ओर से स्थल। फिर से क्लियर कर दूं, जिस भूभाग को 3 ओर से पानी घेरता है उसको हम प्रायद्वीप नाम दे देते हैं। भारत में आप देखोगे साउथ में अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर इंडियन ओशन है, अगर हम ईस्ट में बात कर लें तो यहाँ पर आपको बी ओ बंगाल है, और अगर हम इधर बात कर लें वेस्ट में तो यहाँ पर आपको अरब सी है, ठीक है, अरबन ओशन भी कह दें, सी कह देंगे, इसी का भाग है ये सब। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? चलिए सर, आपकी चीज़ें यहाँ तक आई होप क्लियर हो गई हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक चीज़ें आपकी क्या है सर, क्लियर कट हो गई हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी आगे। जब गोंडवाना लैंड टूटा, उसका विखंडन हुआ तो महाद्वीपीय भारत का विस्तार हुआ। मेडागास्कर, ये मेडागास्कर कहाँ मिलेगा आपको? मैपिंग में मैं आपको बताऊंगा, अफ्रीका के नीचे आपको तंजानिया वाले क्षेत्र के आसपास मिलेगा, ठीक है, मोजाम्बिक, तंजानिया उधर। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका इससे अलग होकर के प्रभावित हो गए और इससे हिंद महासागर का निर्माण हुआ। इंडियन ओशन का निर्माण भी कैसे हुआ? इसी से हुआ। इट्स क्लियर या नो? मुझे लगता है कि चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी, और यदि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं और आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को शेयर और लाइक करिए, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। उसके बाद आता है सर आपका अंगारा लैंड। अंगारा लैंड में विखंडन से उत्तरी अमेरिका, अब देखिए जब अंगारा लैंड टूटा तो इससे क्या क्या हुआ? उत्तरी अमेरिका की उत्पत्ति हुई, यहीं से हुई। यूरोप और एशिया अस्तित्व में आए। उत्तरी व दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी दिशा में प्रभावित होने से अटलांटिक महासागर बना। क्या बना सर? अटलांटिक महासागर बना, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले समझाया। साथ ही पश्चिम सीमा पर अवरोध के कारण रॉकी और एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। आइए थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा मैं आपको चीज़ें करवा देता हूं, ताकि बाकी की चीज़ें तो मैं क्लास में आपकी करवाऊंगा। ये सर कौन सा है? इस मैप को देख पा रहे हैं आप? क्या आप ये वाला मैप देख पा रहे हैं? एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको, क्योंकि रेड रेड हो रहा है ना, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अब लाइटली हो जाएगा बहुत ज़्यादा। क्या आप इसको देख पा रहे हैं जो ब्लू लाइन से मैं कर रहा हूँ? क्या आपको ये चीज़ें विजिबल हो रही हैं? देखिए अब यहाँ पर 2 पर्वतों की बात की गई है, एक रॉकी है और एक एंडीज पर्वत है। यहाँ पर जो था सर ये था एंडीज पर्वत। बड़े अच्छे से मैं आपको ये माउंटेन, ये मैपिंग की क्लास ऐसे करवाऊँगा ना, आपको इजीली तरीके से चीज़ें हो जाएंगी इजीली। बहुत कुछ नहीं देना है आपको, बहुत कम चीज़ें देनी है, स्पेसिफिक चीज़ें देनी है, जो आप एक बार मेरे से मैपिंग क्लास कर लें। लगभग 2 से 3-4 घंटे की क्लास होगी, 4 घंटे की। अगर आपने वो कर ली तो ध्यान रखिएगा जीवन में मैपिंग नहीं भूलोगे, इस बात की गारंटी है। उसके बाद ऊपर आता है सर, यहाँ इस क्षेत्र में यहाँ ऐसे फैला हुआ है, ये इसको बोलते हैं रॉकी। क्या बोलते हैं? रॉकी पर्वत। इट्स क्लियर। और यहाँ जो फैला हुआ है ये ऐसे करके, ये इधर साउथ अमेरिका में ये है एंडीज पर्वत। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? ये बहुत ज़्यादा होच पोच लग रहा होगा आपको, मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ। चलिए पहले इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, पहले इसको रफ कर देते हैं ताकि आपको होच पोच ना दिखे। इट्स क्लियर या नो? चलिए सर आइए, अब थोड़ा सा आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो रही होंगी।
हम सोच रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड पे आपकी क्लासेस ली जाएं, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम उस पर भी आपसे क्लासेस लेंगे। जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, हम सीधे बोर्ड पे आपसे मार्कर से सारी चीज़ें मैं लिख करके दिखाऊंगा और पढ़ाऊंगा, जो कि आज मैं थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड पे कर रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पर चीज़ें आपकी क्लियर होगी। अंगारा लैंड वाला क्षेत्र आपका क्लियर हुआ। तो किसकी उत्पत्ति हुई थी? राकी और एंडीज पर्वतों का निर्माण भी यहीं पर देखने के लिए मिला। इन सब के अलावा वेगनर महोदय ने अपने सिद्धांत की भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर कई अध्ययन की पुष्टि की, क्योंकि इनसे पूछा गया कि सर आप कैसे कह सकते हो, कोई इसका प्रमाण है? तो इन्होंने उसका प्रमाण देने का प्रयास किया। इन्होंने पहला प्रमाण कहा कि सर आप बात बताइए अटलांटिक महासागर की। जब आप अटलांटिक महासागर को देखते हैं, आई होप जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को कर रहा होगा उसने वर्ल्ड मैप कभी जीवन में देखा होगा, और मुझे पता है कि आपने अच्छे से देखा होगा। जीवन में क्या, वो मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। आप वर्ल्ड मैप को देखते ही रहते हैं, क्योंकि आपके सामने वो दीवार पे होता है जहाँ पर आपकी स्टडी टेबल होती है, जहाँ पर बैठ करके ये क्लास आप देख रहे हैं, ठीक है, जो कि मेरे भी होती है, आपके भी होती है, क्योंकि हर एक टीचर के पास भी होता है। महासागर के दोनों तटों के आप देखोगे कैलिडोनियन तथा हर्सिनियन पर्वत क्रमों में समानता पाई जाती है। उन्होंने कहा वेगनर महोदय ने कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों के, आप तो कैलिडोनियन, आप ढूंढिएगा कहाँ पर है कैलिडोनियन। मैं बता दूं आपको, जब अफ्रीका में आप जाएंगे तो कैलिडोनियन आपको मिलेगा गिनी वाले क्षेत्र के आसपास, और हर्सियन पर्वत क्रमों में समानता आपको दिखाई देती है। दक्षिण अटलांटिक महासागर के तटों पर भी आप देखोगे स्थित, जिसमें अफ्रीकी क्या अफ्रीका और ब्राज़ील की संरचना आप देखोगे चट्टानों में समानता पाई जाती है। आपने कभी विचार किया है कि ये क्या है, साउथ अमेरिका है, ये इधर क्यों निकला हुआ है? और आपने कभी विचार किया है थोड़ा सा ड्रॉ सही से नहीं हुआ है, बट मैं इसको ड्रॉ करने का प्रयास कर रहा हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। ये कुछ समवर्ती ऐसे है, क्यों अफ्रीका ऐसे है? क्योंकि ये जो गिनी वाला क्षेत्र है ना, ये ऐसे निकला हुआ थोड़ा। मैं तो एक सार रफ वे में बना रहा हूँ यहाँ पे, जब मैं बोर्ड पे बनाता हूँ और भी अच्छा बनता है। तो ये जो है ये यहाँ पर मैच खाता है सर, और ये यहाँ पर मैच खाता है सर, तो ये सब एक जगह से ज्वाइंट थे, ठीक है, इनका ये मानना है। इन चट्टानों में ये कहते हैं समानता दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? समानता दिखाई देती है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए सर, इन्होंने बताया कि सर हमें क्या लगती है, समानता दिखाई देती है, इसलिए हम कह रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखोगे टिलाइट हिमानी निक्षेप से बनी हुई अपसादी चट्टानें हैं, और इन चट्टानों के अवशेष भारत, आप देखोगे कहाँ कहाँ पर, ये कहते हैं कि केवल यहीं पर नहीं, अगर इनके अवशेष की बात कर लें, इन चट्टानों में जो टिलाइट की चट्टानें हैं ये आपको भारत में मिलेंगी, अफ्रीका, फॉकलैंड, मैडागास्कर द्वीप समूह जो है आपका, अटलांटिक, ऑस्ट्रेलिया, और उसके साथ साथ आप देखोगे अंटार्कटिका आदि में पाए जाते हैं, जो कि महाद्वीपों के जुड़े होने के प्रमाणों को प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने कहा कि जीवाश्मीय प्रमाण के अंतर्गत वेगनर ने आप देखोगे लेमिंग और मेसोसारस जैसे सम्मिलित को दिखाने का प्रयास किया है। मेसोसारस और लेमिंग, गूगल कीजिएगा एक बार मेसोसारस और उसके साथ साथ लेमिंग, आपको पता चल जाएगा सर क्या है ये, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है आपका सी फ्लोर सेपरेडिंग, जो आपके समुद्री नितल प्रसरण की बात हम कर रहे हैं। सर उस पर भी किसी ने कुछ कहा है क्या? जी हाँ, एक ये सिद्धांत था जिन्होंने समुद्र को ध्यान में रख कर के इस बात को दिखाने का प्रयास किया। उसी में अगर हम सिद्धांत की बात कर ले तो आपका आता है सी फ्लोर सेपरेडिंग, ठीक है, सी फ्लोर सेपरेडिंग। अब ये जो था आप देखोगे वर्ष 1960 के दशक में हैरी हेस महोदय ने समुद्री नितल प्रसरण की परिकल्पना दी। ये कहते हैं, इनका मानना है कि जो समुद्र है, जो ओशन है, उसका आज भी प्रसरण हो रहा है। वो समुद्र आज भी एक साइड से दूसरी साइड, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, इनका ऐसा मानना है। क्लियर? चूंकि आपको बता दूं कि सागरीय गतिशील और मध्य महासागरीय कटकों
पर ज्वालामुखी उद्वेदन व उसके साथ साथ संवहनीय धाराओं के द्वारा पृथ्वी के मेंटल में गर्म मैग्मा ऊपर उठता है एवं वहाँ से दोनों किनारों की ओर फैलता है। महाद्वीपों के किनारे स्थित आप देखोगे ट्रेच, इसको बोलते हैं ट्रेच, में जाकर के विलीन हो जाता है और इसी प्रसरण विधि मतलब प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द्वारा महासागरीय तल का निर्माण होता है। ये इनका मानना है कि सर ऐसा इसलिए होता है। ठीक, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देखोगे इन्होंने कहा है कि इस तरह समुद्र तल में अपेक्षाकृत एक नवीन संरचना जिसका मध्य महासागरीय कटकों पर ज्वालामुखी उद्वेदन से निर्माण होता है तथा वह प्रसरण विधि द्वारा महाद्वीपों के नीचे प्रविष्ट होने से इसका क्षय होता है, ऐसा इनका मानना है। इन सब के अलावा हैरी हेस के अनुसार यदि ज्वालामुखी परपटी से नई परपटी का निर्माण होता है तो वहीं दूसरी ओर महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी होता है। ये कह रहे हैं कि एक तो नई बन रही है जो निकल रही है, जैसे यहाँ से ऐसे ज्वालामुखी निकला ऐसे हो रहा है, यहाँ से ज्वालामुखी निकला ऐसे हो रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है सर, इनका ये मानना है। और ये कंटिन्यूअली चल रहा है। क्या चल रहा है? ये कंटिन्यू चल रहा है ऐसे, और कुछ का विनाश होता चला जा रहा है, ये ऐसे बता रहे हैं सर। और यहाँ पर कुछ आपको रोक्स में मिलेंगे ऐसे, इनका ये भी मानना है कि आपको यहीं पर क्रेच का निर्माण मिलेगा और ये ऐसे आपको दिखेगा। ये बता रहे हैं हैरी हेस महोदय। ठीक है, महासागरीय कटक का प्रसार आप देखोगे 1 सेंटीमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से हो रहा है। इनका मानना है कि 1 सेंटीमीटर प्रति दर होता है, इन्होंने दर्शाया सर ऐसा। इनका मानना है कि 200 मिलियन वर्ष में काफ़ी, ठीक है, और क्रस्ट के निर्माण के लिए 200 मिलियन वर्ष सागर में आप देखोगे काफ़ी हैं, जबकि पृथ्वी की आयु कितनी है? 4600 मिलियन वर्ष है, 4646 मिलियन वर्ष है। अंततः किसी न किसी प्रक्रम द्वारा नवनिर्मित क्रस्ट संतुलित दर से नष्ट हो रहा है। हैस के अनुसार अगर हम देखेंगे तो ज्वालामुखी परपटी से नई परपटी का निर्माण होता है। इनका मानना है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो इसकी परपटी से ही क्या होता है? नई परपटी का निर्माण होता है, इनका ये मानना है सर। कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है जो आपको यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, देखिएगा कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है। 1 मिनट वेट, 1 मिनट वेट, कुछ चीज़ें हैं, 1 मिनट वेट, 1 मिनट वेट, शायद ऊपर से है। मैं एक बार नेट चेक कर लेता हूँ, शायद चीज़ें ऊपर से हो रही हैं। शायद चीज़ें ऊपर से हो रही हैं सर, मैं एक बार नेट चेक कर लेता हूँ। 1 सेकेंड, मैंने नेट बंद कर दिया है ताकि ये चीज़ें ओवरऑल स्पष्ट तरीके से काम कर सकें। 1 मिनट रुके रहिएगा, क्योंकि तकनीकी प्रॉब्लम है और ये प्रोसेस हो रहा है। आई थिंक मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। यहाँ पर चीज़ें एकदम हैंग सा हो गया है। कुछ माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा नोट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है। 1 सेकेंड रुकिएगा। वन मिनट वेट, माइक्रोसॉफ्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैं उसको पुनः तैयार कर देता हूँ, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। 1 मिनट वेट, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पुनः तैयार कर दूँगा इस क्लासेस को। मैं पुनः तैयार कर रहा हूँ, वहीं से क्लास आपको मिलेगी, डोंट वरी, वहीं से क्लास आपको मिलेगी। तो चलिए, हम जो बात कर रहे थे हैरी हेस के सिद्धांत के अनुसार हम चीज़ों को देख रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। देखिए सर, हैरी हेस का जो सिद्धांत था वो सिद्धांत आपको देखने के लिए मिलेगा और इस सिद्धांत पर ही हम आपसे परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हैरी हेस का मानना है कि ज्वालामुखी आप देखोगे परपटी के कारण, पैन ले लेते हैं थोड़ा सा, ज्वालामुखी परपटी से नई परपटी का निर्माण होता है और वहीं दूसरी ओर महासागरीय गर्तों
में कहीं ना कहीं इसका विनाश भी होता है। महासागरीय भूपर्पटी की नवीनता, मध्य एवं महासागरीय कटक से बढ़ती हुई दूरी और चट्टानों की आयु में वृद्धि होती है। चट्टानों के चुंबक की दशा में आप देखोगे उत्क्रमण आदि हैरी हेस के सिद्धांत का समर्थन करते हैं और हैरी हेस के सागर नितल प्रसरण की संकल्पना को प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। एक नई टर्मोलॉजी आपके जीवन में आ गई है, प्लेट विवर्तनिकी। ठीक है, आइए देखते हैं इसको भी। यहाँ पर आपको दिख रही है सर प्लेट। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए सर, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर तो शो किया गया है, इसको आप देखिएगा, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। किसके लिए सर? प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ध्यान में रखेंगे। देखिए सर, ये पीटी के लिए, मैं पीटी बोलता हूँ, पीटी बोल देता हूँ, प्रीलिम्स को पीटी बोल देता हूँ, पीटी 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 पीटी। तो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है उसको भी देखना, क्योंकि सर आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी प्लेट है, निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्लेट है। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली बनाने का प्रयास किया गया है और आते भी हैं। दिखाएंगे हम आपको कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन आंसर वाली जब सीरीज होगी उसमें। तो यहाँ पर देखिएगा बड़ी बड़ी जो प्लेटें कौन सी हैं। देखिए आप देख रहे हैं यूरेशियन प्लेट कैसी है, एक बड़ी प्लेट है। अफ्रीकन प्लेट कैसी है, एक बड़ी प्लेट है। आस्ट्रेलियन प्लेट कैसी है, एक बड़ी प्लेट है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एक बड़ी प्लेट है। साउथ अमेरिकन प्लेट एक बड़ी प्लेट है। और इंडियन प्लेट भी एक बड़ी प्लेट है। अरबियन प्लेट भी एक बड़ी प्लेट है। अब जरा समझना, फिलीपींस प्लेट देखो, ये देख रही है कि नहीं। इन सब के अलावा यहाँ पर आपको देख रहे होगे अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिक प्लेट एक बड़ी प्लेट है। अब अगर मुझे बताइएगा आप, जो आपका पैसिफिक प्लेट है, छोटी है कि बड़ी? बड़ी प्लेट है। क्लियर हो गया। अब उसके साथ साथ आप एक और बात मुझे बताइएगा, यहाँ पर आपको नज़का प्लेट दिख रही होगी, ये स्मॉल है सर। कैसी है? स्मॉल, स्मॉल प्लेट है। जहाँ स्मॉल प्लेट होगी मैं वहाँ पर प्लस का निशान लगाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये आपको कोकस प्लेट दिखाई दे रही होगी, ये भी एक कैसी है? स्मॉल प्लेट है। आपको एक यहाँ पर एक प्लेट दिख रही होगी जिसको जुएन डी फोका प्लेट कहा जाता है, ये भी एक तरीके से कैसी प्लेट है? छोटी प्लेट है। आपको यहाँ पर कैरेबियन सी प्लेट दिख रही होगी, ये भी कैसी प्लेट है? एक छोटी प्लेट है। हालांकि आपको अर्वन जो दिख रही होगी प्लेट है, ये भी छोटी है, इंडियन प्लेट भी छोटी है, लेकिन सर फिलीपींस प्लेट को देखिए, ये तो छोटी है। इट्स क्लियर। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है ये वाला, निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्लेट है? नज़का प्लेट, कोकस प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऐसे पूछ लेगा। ये बड़ी प्लेट है, निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी प्लेट नहीं है? यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, वहाँ पर दे देगा एक आपसे कोकस प्लेट या कैरेबियन प्लेट। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर तैयार कर दिया है कॉम्प्रहेंसिवली, ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ गाइज कि ये क्लास बहुत गंभीरता से आपको लेनी चाहिए। इस क्लास में बहुत सारी चीज़ें आपको, केवल क्लास ही नहीं, आपको क्वेश्चन आंसर करवाए जाते हैं, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में आप जान लेते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वैज्ञानिकों का समूह, जिसमें आप देखोगे हैरी हेस महोदय रहे हैं, इसमें एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट, ठीक है, मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर और होम्स के प्रयासों से हुआ है। इस सिद्धांत में महासागरीय विस्थापन सिद्धांत की कमियों के संदर्भ में महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के संचरण की एक गति अवधारणा प्रस्तुत की गई है। मतलब कि कुछ प्लेटें हैं, जो प्लेटें साउथ में चली गई तो कुछ प्लेटें ईस्ट में चली गई, तो कुछ प्लेटें नॉर्थ में चली गई, तो कुछ प्लेटें वेस्ट में चली गई। इट्स क्लियर हुआ कि नहीं? आइए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। आप देखोगे इनके अनुसार, इनके ये जो मैंने साइंटिस्टों का नाम लिया था, इनके अनुसार हैरी हेस हो चाहे मैकेंजी हो, इनके अनुसार पृथ्वी अनेक बड़ी व अनेक छोटी प्लेटों में विभक्त है। मैंने आपको बता दिया कोकस प्लेट, नज़का प्लेट, अरेबियन प्लेट, इंडियन ओशन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, ठीक है, ये सब कैसी प्लेट है? छोटी प्लेटें हैं। कैरेबियन प्लेट, ठीक है, बड़ी प्लेटों में आप जानते हैं। ये प्लेटें आप देखोगे स्थल मंडलीय का भाग हैं, जो
महाद्वीप व महासागरीय क्रस्ट से मिलकर बनी होती हैं। इनके घनत्व में अंतर होता है। कम घनत्व वाली प्लेट, ध्यान रखना, कम घनत्व वाली प्लेटें अधिक घनत्व वाली प्लेट जिसमें दुर्बल मंडल पर तैरती रहती हैं। जिसमें सर कम घनत्व होगा, बात को थोड़ा समझना, जिस प्लेट के अंदर कम घनत्व होगा, कितना कम घनत्व होगा, तो वो प्लेट क्या होगी, तैरती रहेगी। वो प्लेट क्या होगी, तैरती रहेगी सर, ठीक है। और अधिक घनत्व वाली प्लेट डूब जाएगी, नीचे रहेगी, ठीक है। हल्का जो होता है सर तैरता है भारी की अपेक्षा, ठीक है। प्लेट संचरण में फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेटें बनती हैं। एक होती है अभिसारी प्लेट, एक होती है अपसारी प्लेट, एक होती है समानांतर प्लेट। आइए पहले मैं आपको इनके चित्र दिखा देता हूँ कौन कौन सी प्लेटें होती हैं। ये तीनों आपको चित्र यहाँ पर देख रहे होंगे। पहले एक चित्र पे बात कर लेते हैं। ये पहला चित्र है, ये दूसरा चित्र है और ये तीसरा चित्र है। पहले पहला वाला डायग्राम देखते हैं क्या है और मैं उससे समझाऊंगा। देखिए, पढ़िएगा सर, बाद में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पहले आपको कॉन्सेप्ट तो समझा दें। देखिए सर, प्रथम में देखिएगा, ये जो प्लेट है ये आपको जो मिल रही है इसको बोलते हैं अभिसारी प्लेट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं सर अभिसारी प्लेट, अभिसारी प्लेट, ठीक है। ये कौन सी प्लेट है सर, अभिसारी प्लेट है। अब इसमें क्या है, आपको दिखाई दे रहा है एक प्लेट इधर से आ रही है, ये दिख रहा है क्या नहीं, और एक प्लेट इधर से आ रही है, और दोनों प्लेटें ऐसे फोर्स कर रही हैं, ऐसे फोर्स कर रही हैं, ऐसे फोर्स कर रही हैं। मैं इसका एक उदाहरण बड़े अच्छे से आपको दूंगा। आपको यहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दिखाई दे रहा होगा। मतलब जो भारी प्लेट है वो नीचे हो जाएगी और हल्की प्लेट उसके ऊपर चढ़ जाएगी। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, इसी का उदाहरण दे रहा हूँ सर यहाँ पर। आई होप आप देख रहे होंगे कहाँ पेन चल रहा है मेरा। इसी के उदाहरण की बात कर रहा हूँ मैं सर, किसी और का नहीं। अगर मैं इसके उदाहरण की बात कर लूँ तो इसका उदाहरण आपको क्या मिलेगा, आपको इसका उदाहरण यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, ये इसका उदाहरण है। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, क्योंकि दोनों की दोनों कैसी प्लेटें हैं, स्थलीय प्लेटें हैं, तो इंडियन प्लेट कैसी थी, हल्की प्लेट थी, और यूरेशियन प्लेट कैसी थी, भारी प्लेट थी। तो जो हल्की प्लेट थी वो ऊपर चढ़ गई, और जिसके चलते आप देखोगे आज आपको दुनिया का तीसरा ग्लेशियर अगर ध्रुव दिखाई देता है इस पृथ्वी पे तो वो हिमालय है सर, ठीक है। हिमालय रीजन की उत्पत्ति हो गई। इस क्षेत्र में ध्यान रखना, ज्वालामुखी विस्फोट नहीं बनते हैं, यहाँ पर केवल माउंट बनते हैं। छोटे बड़े पर्वत आपको मिलेंगे, चाहे विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत हो, ठीक है। बताइए कमेंट्स बॉक्स में, माउंट एवरेस्ट 4888 मीटर जिसकी हाइट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद दूसरा देखिए सर, ध्यान में रखना, जहाँ स्थलीय प्लेटें टकराएंगी वहाँ पर कभी ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होगा, कभी नहीं, कभी नहीं, नेवर एवर। उसके बाद आप देखिएगा, एक तरफ है आपकी ओशियन प्लेट, यहाँ पर ये कैसी प्लेट है सर, रेड पेन कर लेता हूँ, थोड़ा रेड ले लेते हैं। देखिए सर, यहाँ पर है आपकी ओशन प्लेट, क्या आपको दिख रहा है, इसका लेंथ बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, थिकनेस, क्योंकि मैं पढ़ाने से ज़्यादा समझने पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। अगर आप एक बार चीज़ों को समझ के देखिए सर, ये एक प्लेट है इधर से ओशन प्लेट, और इधर से है आपकी स्थलीय प्लेट, ये वाली कॉन्टिनेंटल प्लेट है। अब दोनों प्लेटें क्या हैं, ये भी अभिसारी प्लेट का उदाहरण है। कैसा है, ये भी अभिसारी प्लेट है, ठीक है, अभिसारी प्लेट है। अभिसारी प्लेट है, एक तरफ से आप देखोगे ओशियन क्रस्ट है और एक तरफ से आपको मिल रहा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब आपस में टकराएंगे। आप मुझे बताइए कौन सी भारी है और कौन सी हल्की है। जो स्थलीय प्लेट है ये क्यों हल्की है सर, क्योंकि ये ग्रेनाइट से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई है, और ये हल्की है, और हल्की है तो ऊपर तैरेगी, और ऊपर तैरेगी इसलिए आप देखोगे जो नीचे है ये ओशन जो प्लेट है ये बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है। किससे है, बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है, इसलिए भारी है और नीचे रहेगी। तो जो आपकी कॉन्टिनेंटल थ्योरी है, कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है ये ऊपर जाकर के ऐसे टकरा रही है, देख रहे हैं हम, और ये ओशन वाली क्या है, नीचे जा रही है। अब गई।
अब ओशियन वाली नीचे जा रही है, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ओशियन क्रस्ट है। अब यहाँ से पानी ये नीचे जा रहा है, नीले कलर का आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये वाटर आपको दिख रहा होगा, ये पानी जा रहा है, ठीक है, दिखा है कि नहीं, यहाँ पर ये आपको पानी जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये पानी जा रहा है सर। अब जैसे ये पानी इधर जाएगा नीचे, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा सर, आप देखोगे एथनोस्फीयर, वही एथनोस्फीयर दुर्बल मंडल का क्षेत्र है सर, जहाँ पर मैग्मा है, लावा है, और यहीं से आप देखोगे प्रेशर बनेगा और यहीं से निकलेगी सर ज्वालामुखी विस्फोट। ये जल बाष्प के रूप में निकलेगा और प्रेशर ऐसे तोड़ के निकलेगा और यहीं पर ज्वालामुखी बन जाएगी। तो याद रखना, जहाँ पर ओशियन क्रस्ट और जहाँ पर ओशियन प्लेट और उसके साथ साथ कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराएगी, वहाँ पर आवश्यक और निश्चित ही गारंटी के साथ आपको आइलैंड मिलेंगे पहला, और आपको क्या मिलेंगे, ज्वालामुखी विस्फोट मिलेंगे, ठीक है। ये अभिसारी प्लेट की बात कर रहे हैं अभी। उसके बाद आती है आपकी एक और अभिसारी प्लेट, ये भी आपको दिख रहा है। ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं यहाँ पर भी यही सिस्टम है, बिल्कुल सोल्यूशन यही है। तो जब आप देखोगे आपकी ये प्लेटें मिलती हैं तो ऐसा निर्माण होता है। इसका उदाहरण क्या हो सकता है सर, आइए इसका उदाहरण देख लीजिएगा। इसका उदाहरण जो मिलेगा आपको, अगर मैं उसकी बात कर लूँ तो इसका उदाहरण आपको बड़ा इजी मिलेगा। इसका उदाहरण आप क्या कर सकते हैं, इसका उदाहरण ले सकते हैं प्रशांत महासागर प्लेट, यहाँ पर लिख देंगे पैसिफिक ओशियन, और इधर लिख देंगे आप किसको, यूरेशिया, मतलब जितना भी यूरेशियन वाला क्षेत्र, ठीक है, यहाँ का रीजन। मतलब कौन से रीजन की बात कर रहा हूँ मैं, जापान वाले रीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखेंगे वहाँ पर जापान क्या है सर, जापान एक आइलैंड कंट्री है। किससे बना है सर जापान, आप देखोगे ज्वालामुखी विस्फोटों से फिलीपींस हुआ, ठीक है, ये सब जो है इधर फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सारे के सारे जो छोटे बड़े आइलैंड आपको मिलेंगे, ये सब के सब किससे बने हैं, इनकी उत्पत्ति आप देखोगे ज्वालामुखी विस्फोट से हुई है, ठीक है। और ऐसे करंट जोन है सर, यहाँ पर आप देखोगे एक फायर रिंग है यहाँ पर, ठीक है, तो इनकी उत्पत्ति हुई है, ये बने हैं यहाँ पर। उसके बाद आता है आपका, जब आप देखोगे यहाँ पर कि ये भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और यहाँ पर ओशियन क्रस्ट है, ठीक है, ये भी टकरा रही है। तो यहाँ पर जो ज्वालामुखी विस्फोट होगा, यहाँ पर आप रख लेंगे पैसिफिक ओशियन, किसको रख लेंगे, पैसिफिक ओशियन, और यहाँ पर रख लेंगे साउथ या फिर अमेरिका वाला रीजन, USA, ये रख लेंगे। और जब USA रखेंगे तो आप देखोगे USA में नॉर्थ में रॉकी पर्वत और साउथ में आपको एंडीज पर्वत, ठीक है, ये मिलेगा। तो यहाँ पर क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है। ये दोनों आपको तीनों मैंने बताए थे, किसके उदाहरण, अभिसारी प्लेट के, ये होती हैं अभिसारी प्लेट। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। अब आती हैं सर अपसारी प्लेट। क्या सर ये भी ऐसी होती हैं, नहीं महोदय। आप अगर इन प्लेटों की बात कर लोगे, यहाँ पर क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये प्लेटें हैं सर, जब आपकी प्लेटें विपरीत दिशाओं में चलें और बीच में खाली मैदान हो जाए और यहाँ से निकले सीधी ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, ठीक है। जब दो प्लेटें विपरीत समान दर से विपरीत दिशाओं में गमन करती हैं तो वहाँ पर उसको अपसारी प्लेट कहते हैं। क्या ऐसे उदाहरण हैं, बिल्कुल सर ऐसे उदाहरण हैं। ब्लैक माउंटेन इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है, ठीक है, ब्लैक माउंटेन, ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। इसका एक और उदाहरण मैं जीता जागता आपको दे रहा हूँ। आप कभी अच्छे से अफ्रीका को देखना, ठीक है, मैं अफ्रीका का थोड़ा सा मैप ड्रॉ करने का प्रयास करूँगा आपके सामने। ये अफ्रीका है, ठीक है, ये सब मैडागास्कर वाला रीजन है। तो आप देखोगे यहाँ से ये टूट रहा है सर, ऐसे ऐसे। यहाँ पर आपको ये वो जो मैं ब्लैक कर रहा हूँ बिल्कुल एकदम डार्क, यहाँ पर आपको विक्टोरिया लेक मिलेगी और छोटी बड़ी आपको लेकें मिलेंगी। यहाँ से ब्लू नाइल, ये साला ये वाला जो रीजन है, सॉरी, यहाँ से जो रीजन है ये जो निकल रहा है ये ब्लू, ये वाला जो टूटता हुआ ऐसे आ रहा है सर। आने वाले कुछ समय में क्योंकि यहाँ से ब्लू नाइल निकल रही है सर, ठीक है, ये ब्लू नाइल निकल रही है, तो यहाँ से ये क्या होगा सर, आपका टूट रहा है, ठीक है,
ये टूट रहा है, आने वाले आप देखोगे कई सौ सालों बाद ये इधर टूट के इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, मतलब कई ऐसे क्षेत्र जो हैं आपके वो टूट जाएंगे, ठीक है। जो केनिया है, तंजानिया है, मोजाम्बिक है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है, युगांडा, रवांडा, वरुंडी, ये जो कंट्री हैं, ठीक है, छोटे छोटे, तो ये आप देखोगे यहाँ पर एक गर्त बन रही है। एक प्लेट का एक सिद्धांत आपको यहाँ पर मिलेगा जिसको अपसारी प्लेट के रूप में जाना जाता है। सॉरी महोदय। थैंक्स। चलिए यहाँ तक हो गई चीज़ें, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप करवा दिया है। अब आपको कभी भी, मुझे लगता है जब भी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ये भी प्लेट वाला, तो आप इसको 100% सही करोगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आती है सर समानांतर प्लेट, इसको भी ज़रा समझा देते हैं, तो इसको भी समझ लीजिएगा। पहले देखिए इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे समानांतर प्लेट का मतलब होता है जब दो प्लेटें समानांतर चलती हों, यहां पर कोई भी आप देखोगे वॉल्केनो नहीं होती है, भूकंप भी यहां पर नहीं आता है, अर्थक्वेक ये भी आपको नहीं मिलता है, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं, ये समानांतर प्लेटें होती हैं, इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान में रखना है इसको। अब बात कर लेते हैं एक एक करके। अब केवल रीडिंग माननी है और आपका टॉपिक रेडी हो गया। इस आधार पर आप देखोगे प्रकार के भूदृश्यों का जनन और भूकंप व ज्वालामुखी क्रिया आदि वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं अपसारी चट्टानें। जब दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में, देखिए सर कहाँ कह रहे हैं ये बोल रहे हैं कि जब दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में गतिशील होती हैं, मतलब मैंने बताया था ना आपको विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, अपोजिट साइड जा रही हैं, ठीक है। इससे प्लेटों के मध्य एक भ्रंश का निर्माण होता है। अफ्रीका याद करिएगा, अभी मैंने आपको बताया था विक्टोरिया झील, एक बार मैप को देखिएगा सही से। इससे मध्य भ्रंश का निर्माण होता है जिसके सहारे उत्सर्जित मैग्मा नवीन भूपर्पटी का निर्माण करता है, यथा मध्य अटलांटिक कटक। इन्होंने एक उदाहरण दिया है, बिल्कुल राइट उदाहरण है, लेकिन मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ मैं तरोताज़ा उदाहरण दे रहा हूँ आपको, जो आपकी आंखों से दिख रहा है। ये तो मध्य अटलांटिक कटक है सर, ओशियन में है, लेकिन जो आप मैप पे ड्रॉ कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। अफ्रीका को एक बार देखिएगा, कहीं से आपको टूटा हुआ नजर आ रहा है कि नहीं। अभी सारी प्लेटों का संचरण, ये दो प्लेटें एक दूसरे की और गतिशील करती हैं। कैसे? एक दूसरे की ओर गतिशील होती हैं, जिनके टकराने से विनाशात्मक सीमांत के सहारे बलन एवं क्षेपण की प्रक्रिया द्वारा बलित पर्वत, कैसे पर्वत बनते हैं ध्यान रखना, बलित पर्वत, ज्वालामुखी, भूकंप, दीपीय चाप आदि प्रकट होते हैं। और बलन एवं क्षेपण की प्रक्रिया प्लेटों के स्वरूप व घनत्व पर निर्भर करती है, जो निम्नांकित 3 दशाएं दर्शाती है। कैसी है? 3 दशाओं को दर्शाती है। यदि टकराने वाली दो प्लेटों के मध्य है और उनके घनत्व में अंतर है, तो इसी के कारण जो घनत्व वाली प्लेटें हैं वो नीचे हो जाएंगी, मतलब जो अधिक घनत्व वाली हैं वो नीचे चली जाएंगी और जो हल्की वाली हैं वो ऊपर रहती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखोगे बलन की प्रक्रिया द्वारा मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए कौन सा पर्वत है? यूरेशियन प्लेट। भारतीय प्लेट के अभिसरण से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। बताइए, मैंने जो आपको उदाहरण दिया क्लियर किया कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है बस आपको, जो मैंने आपको समझा दिया है। फिर आप जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले आप अब पढ़ा देंगे इस क्लास के बाद में। यदि दोनों प्लेटें महासागरीय हैं तो अधिक घनत्व वाली प्लेट आप देखोगे क्षेपित होकर के महासागरीय गर्त या फिर ज्वालामुखी, द्वीप चाप, आइलैंड अर्क का निर्माण करती हैं। उदाहरण के रूप में आप देखोगे प्रशांत प्लेट और फिलीपींस प्लेट, इसका अभिसरण है। बिल्कुल महासागरीय प्लेट भी हो सकती है, महाद्वीपीय प्लेट भी हो सकती है, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट भी हो सकती हैं, जो मैंने आपको बताई। उसके साथ साथ आप देखोगे यदि एक प्लेट महाद्वीपीय और दूसरी प्लेट महासागरीय है तो कम घनत्व वाली महाद्वीपीय प्लेट के नीचे अधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट क्षेपित होकर के महासागरीय गर्त का मोड़दार पर्वतों का निर्माण करती है। यथा आप एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं, ऐसे पर्वतों को मोड़दार पर्वत में रॉकी और एंडीज पर्वत कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति आप देखोगे एक तरफ से आप देखोगे महाद्वीपीय प्लेट थी और एक तरफ से ओशन प्लेट थी, जिसमें आप देखोगे पैसिफिक प्लेट और अमेरिकन प्लेट, ठीक है।
उसके बाद आता है संरक्षी प्लेट। संरक्षी प्लेट की बात कर लें तो ये संरक्षण में दो प्लेटों के एक दूसरे के समानांतर क्षैतिज दिशा में चरण होता है, जिससे रूपांतरित भ्रंश का निर्माण होता है। प्लेटों के घनत्व के कारण इन क्षेत्रों में भूकंप की उत्पत्ति होती है। कैलिफोर्निया के सैन एंड्रियाज भ्रंश का इसका निर्माण आप देखोगे देखने के लिए मिलता है। जो संरक्षी है इसको समानांतर प्लेट ही कहते हैं, ठीक है। कौन सी प्लेट कहते हैं? समानांतर। समान है जिसमें अंतर, उसको बोलते हैं समानांतर। तो सैन एंड्रियाज भ्रंश है जो कैलिफोर्निया। सर कहाँ पे पड़ता है कैलिफोर्निया, पता है क्या आपको? देखिए मैं आपको बता दूं कैलिफोर्निया कहाँ पे पड़ता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये रीजन देख रहे हो, ये देख पा रहे हो जहाँ पर मार्कर चल दिया मैंने बहुत ज़्यादा। इधर आओ, ये कोकस प्लेट देखिएगा, नचका प्लेट, यहाँ पे मैं जो मार्कर कर रहा हूँ यही कैलिफोर्निया है, यहाँ पर है, ठीक है। चलिए, कैलिफोर्निया आने वाले 200-500 साल में क्या हो जाएगा? टूट फूट जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा, ये भी एक आइलैंड बन जाएगा। सर अगला जो टॉपिक आता है वो आता है जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में। क्या आता है? जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में। स्टार्ट कर देते हैं, कल हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन स्टार्ट आज ही कर देते हैं। देखिए सर, जियोमॉर्फिक प्रोसेस जिसको बोलते हैं फोर्स। फोर्स सर आप देखोगे कितने प्रकार का होता है, थोड़ा सा पहले इसको समझ लीजिएगा फोर्स को लेकर के। फोर्स आपको मिलता है एंडोजेनिक फोर्स, मतलब बाहर से लगने वाला फोर्स। एक होता है एक्सोजेनिक फोर्स, मतलब जो कहीं ना कहीं बहिर। एक होता है एंडोजेनिक अंतर जातीय बल, एक होता है एक्सोजेनिक जिसको बोलते हैं बहिर्जातीय बल, ठीक है। जो बाहर से लगने वाला बल होता है उसको हम कहते हैं। उसके साथ साथ आप देखोगे जो अंतर्जात बल है, जो पृथ्वी के आंतरिक फोर्स लग रहा है, उसमें आप देखोगे डिस्ट्रोफिक्स मूवमेंट्स होता है यहाँ पर, जिसमें पटल विरूपणी संचलन होता है, और सडन मूवमेंट होता है जिसमें आकस्मिक संचलन होता है। अगर हम देखें जो आपका पटल विरूपी संचलन होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। इसको एक तो महादेश जनक संचलन कहते हैं और एक कहते हैं कि पर्वत निर्माणकारी संचलन। जो आपका महादेशन क्या बोलते हैं सर? जो आपका महादेश जनक संचलन होता है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अपवर्ड मूवमेंट, एक होता है डाउनवर्ड मूवमेंट। और जो अपवर्ड मूवमेंट होता है उसको दो भागों में बांटा गया है, उसको बोलते हैं अपलिफ्टमेंट, और दूसरे को बोलते हैं मतलब उत्थान, और एक को बोलते हैं निर्गमन, मतलब इमरजेंसी। उसके साथ साथ आप देखोगे जो डाउनवर्ड मूवमेंट्स होता है उसमें आप देखोगे इसको बोलते हैं सबसिडेंस, और उसके साथ साथ सबमर्जिनेंस, मतलब अवतलन और निमज्जन की प्रक्रिया होती है। उसके द्वारा जो ऑर्गेनिक मूवमेंट्स होता है जिसको पर्वत निर्माणकारी संचलन के रूप में जाना जाता है, उसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है टेंशन, मतलब तनाव दे देता है, और एक होता है आपका कॉम्प्रेशन, मतलब एक तरीके से संपीड़न हो जाता है। जो टेंशन वाला होता है उसमें आप देखोगे क्रैकिंग होगा, मतलब चटकन हो जाएगा, वहाँ से दरार ऐसे पड़ जाएगी, चटकन हो जाएगा। उसके साथ साथ फ्रैक्चर हो जाएगा सर, दरार पड़ जाएगी, और फल्टिंग भी हो जाएगी सर। आप देखोगे तो वहाँ पर भ्रंशन हो जाता है। जो आपका संपीड़न होता है उसमें आप देखोगे क्या होती है, आप देखोगे संबलन हो जाता है जिसको बोलते हैं बर्पिंग। उसके साथ साथ यहाँ पर फोल्डिंग भी हो जाती है, मतलब बलन पड़ जाता है। तो ये तो अंतर्जातीय बल के रूप में हमें देखें। वहीं अगर बहिर्जात के बारे में बात कर लें तो बहिर्जात बल कौन सा है, जिसको बोलते हैं आप देखोगे अनाच्छादन बल, मतलब कि बाहरी क्षेत्रों से लगने वाला पृथ्वी पर जो बल होता है, जिसमें आप देखोगे इससे होता है इरेजिंग और बैदरिंग और इरोजन। यहाँ पर बैदरिंग होती है जिसको बोलते हैं अपक्षय, और होता है अपर्दन। पहले वस्तु टूटती है और टूटने के बाद फिर आगे चढ़ जाती है। जब टूट रही है इसी को बोलते हैं बैदरिंग, और जो आगे चल रही है इसको बोलते हैं इरोजन, छुट्टी। जो आपकी इरोजन है अगर हम उसकी बात कर लें तो ये भी कई तरीके से रखा गया है। एक तो है सर रनिंग वाटर के आधार पर, मतलब पानी के साथ में चीज़ें चली गई। एक है विंड, मतलब हवा के साथ में धूल मिट्टी छोटे कण वगैरह आगे चले गए। एक है हिमनद सर, ग्लेशियर पिघल गया, आगे चला गया। एक है सी ऑफ वेव, मतलब जो महासागरीय धाराएं होती हैं, जो तरंगे होती हैं, ठीक है, आपने देखा होगा आती हैं कि नहीं पठारे, तो उसको हम रखते हैं। कल मैं इस पर आपसे चर्चा करूंगा और मैं आपको इसका एक शो कर देता हूं। देखिए क्या क्या चित्र आपको मैं चित्रों के माध्यम से बहुत ज़्यादा समझाने पर विश्वास जो करता हूं मैं इन चित्रों के माध्यम से करता हूं। इसके साथ साथ आपको और दिखा दूं, ये शिलाकृतियाँ हैं। आपको पढ़ाएंगे कम, ये चीज़ें समझाएंगे ज़्यादा, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ने से ज़्यादा समझने पर इस पर बल दिया जाता है। और जो इसको समझ गया आप समझ लीजिए ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट समझ जाएगा। और बात रही भूकंप की, वो सारी चीज़ें आपको भूकंप वाली चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, भारत के स्तर पर भी और सारी चीज़ें। आप कहेंगे ना भूकंप, यहाँ पर सब आ जाएगा सर,
चिंता ना करें, भूकंप का सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और जो बचेगा आपको पूर्ण रूप से जो PYQ चल रहा है, ज्वालामुखी, सारी चीज़ें मैं करवाऊँगा। तो मिलता हूँ अगली क्लासेस में। आज की क्लासेस में इतना ही। मन लगा के पढ़ते रहिएगा, चीज़ों को रिवाइज करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, बेस्ट ऑफ लक।